हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन एंड फिजिक्स। लास्ट दो वीडियो में हमने फिजिक्स के 2021 के गुजसेट के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 1 से 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। अब आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले 21 नंबर, in full wave rectification input frequency is 60 hertz, what will be the output frequency for that? ये क्वेश्चन हमें दिया है रेक्टिफिकेशन का, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले तो रेक्टिफिकेशन होता क्या है? तो कन्वर्जन ऑफ एसी करंट और एसी वोल्टेज इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो पूरे सिग्नल को एसी में से डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल इसके लिए कैसे बनते हैं पहले वो देख लेते हैं हम। तो यहां पर हमने इनपुट सिग्नल ड्रॉ किया है जो एसी है। कैसे पता चलेगा? तो इसके अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव है, यानी कि इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। फिर वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये एसी सिग्नल है। जब ये फुल वेव रेक्टिफायर में से एज अ आउटपुट बाहर आएगा तो वो सिग्नल इस टाइप का हो जाता है। जीरो से वोल्टेज इंक्रीज होके मैक्सिमम, फिर जीरो आ जाएगा। ये सिग्नल की पोलैरिटी पॉजिटिव है। फिर उसके बाद सिग्नल वापस जीरो से मैक्सिमम होके जीरो पर आ जाएगा, मतलब यहां पर ये सिग्नल नेगेटिव में नहीं जाता है। तो ये वोल्टेज जो है वो अब कन्वर्ट हो गया डीसी में, लेकिन ये वेरिएबल डीसी है। हमें क्वेश्चन में उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की है, एफ इनपुट इज 60 हर्ट्ज। हमें फाइंड करना है उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी को। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां पर हम टाइम पीरियड के बारे में सोचते हैं। एक सिग्नल जब कंप्लीट होता है, एक वेव जब कंप्लीट होता है, तो उसके लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो यहां पर जो t इज इक्वल टू हुआ वो टाइम पीरियड हुआ। तो पहला वेव यहां पर कंप्लीट होता है, उसके बाद वो रिपीट करना स्टार्ट करता है। आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट में सिग्नल यहां से यहां पर आता है, फिर वहां से ही अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए अगर हम टाइम पीरियड लिखे टी डैश, तो ये जो टी डैश टाइम पीरियड है वो इस पर्टिकुलर सिग्नल की कंपैरिजन में हाफ है। तो यहां पर टी डैश की वैल्यू जो है वो t/2 हो जाती है। अगर टाइम पीरियड हाफ हो गया तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा? फ्रीक्वेंसी इज 1/t, इट इज इनवर्स। तो अगर टाइम पीरियड हाफ हो गया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जानी चाहिए। इसलिए एफ आउटपुट जो है वो 2 टाइम एफ इनपुट बनेगा। अब इनपुट 60 दिया हुआ है, सो 2 × 60 ये हमें मिल जाएगा 120 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा 120 हर्ट्ज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट इट बिहेव्स एज विच लॉजिक ऑपरेशन? हमें यहां पर दो गेट सर्किट दी है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका आउटपुट जो है वो कौन सी गेट सर्किट के साथ मैच करता है। तो सबसे पहले तो कौन कौन से गेट हमें दिए उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये सिंबल जो है वो और गेट का है, लेकिन उसके आगे ये सिंबल जीरो करके दिया हुआ है, वो नॉट गेट को इंडिकेट करता है। तो ये कंबाइन होके बन गया नॉर गेट। तो हमें फर्स्ट गेट जो प्रोवाइड किया है नॉर गेट प्रोवाइड किया है, और सेकंड गेट जो प्रोवाइड किया है उसका सर्किट सिंबल देखे तो ये नॉट गेट है। तो हमें दो गेट यहां पर कंबाइन करके दिए हैं। नॉर गेट का जो आउटपुट बनता है वो नॉट गेट के लिए इनपुट है। अब इस टाइप की गेट सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलवेज दो वे होते हैं। एक हम कर सकते हैं ट्रूथ टेबल से, और दूसरा हम कर सकते हैं बुलियन इक्वेशन से। तो पहले हम बुलियन इक्वेशन वाली मेथड देख लेते हैं। यहां पर अगर हम y1 फर्स्ट गेट का आउटपुट लिखे तो और गेट का नॉट है a और b, उसका नॉट हमें करना पड़ेगा। ये इनपुट बना है सेकंड गेट के लिए। अगर हम y आउटपुट देखें
तो y इज नॉट ऑफ y1, y1 की जगह पर ये प्लेस कर लेते हैं, तो नॉट ऑफ ए और बी। ये नॉट जो इसका था वो, और यहां पर बार जो है वो ये वाले का बार है। अब बार का बार करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, इसलिए हमारा आउटपुट बनेगा ए और बी। तो यहां पर हमें मिला ए और बी, इसका मतलब कि ये और गेट हुआ, तो हमारा आंसर होना चाहिए और गेट। ये पहली मेथड हुई। अब सेकंड मेथड, सपोज हमें ट्रूथ टेबल को फॉलो करना है, तो यहां पर हमारे दो इनपुट है, तो दो इनपुट के लिए हम 4 पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ कर लेते हैं। 0 0 1 1 ये हमारा पहला इनपुट बनेगा, 0 1 0 1 ये हमारा सेकंड इनपुट बनेगा। अब y1 ऑपरेशन जो है वो a और b उसका नॉट है, तो 0 0 0 होता है, उसका नॉट करोगे तो 1 हो जाएगा। 0 1 1 उसका नॉट करेंगे तो 0, फिर से 1 उसका नॉट 0, 1 1 का 1 उसका नॉट भी 0 हो जाएगा। तो ये हमें पहला आउटपुट मिला। अब y1 इसके लिए इनपुट है, हमें फाइनली फाइंड करना है y, जो y1 का बार है। हमें सिग्नल को उल्टा करना है, ये 1 है तो 0 0 का 1 0 है तो उसका रिवर्स 1, 0 है तो उसका रिवर्स 1 बनेगा। अब कौन से गेट में ऐसा आउटपुट है कि जब दो 0 होते हैं तो वो 0 बनेगा, और दोनों में से कोई एक 1 होता है या दोनों 1 होते हैं तो आंसर 1 मिलेगा। ये आउटपुट होता है और गेट का। क्लियर? तो यहां पर हम ट्रूथ टेबल से भी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस x एंड ऑन इक्वेटोरियल डिस्टेंस y आर सेम। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन are given same, then what is ratio of x to y? हमें क्वेश्चन में x डिस्टेंस और y डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन हुआ है। किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो पहले हमें दिया है एक्सियल पॉइंट पर, तो यहां पर फिगर में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया हुआ है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों को एक्स एक्सिस पर हमने प्लेस किया हुआ है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव p वेक्टर बनेगी। अब डाइपोल जिस एक्सिस पर प्लेस करते हैं वो एक्सियल लाइन बनती है, तो ये एक्सियल लाइन है। सपोज हमें उस पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, डिस्टेंस हमें दिया है x जितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए कितना बनेगा, तो इसका फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट वाला लिखे तो 2kp अपॉन x क्यूब आएगा। यहां पर p उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है और x उसका डिस्टेंस बनेगा। सिमिलर वे सेकंड कहां पर फाइंड करना है हमें, तो इक्वेटोरियल पर फाइंड करना है। अब इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा है, तो इक्वेटोरियल प्लेन इसकी एक्सियल लाइन से परपेंडिकुलर प्लेन होता है और जो डाइपोल के सेंटर में से पास होता है। तो डाइपोल का सेंटर हमने ओरिजिन पर प्लेस किया हुआ है, डाइपोल को एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो जो YZ प्लेन बनेगा, ऐसे YZ प्लेन जो बनेगा वो उसका इक्वेटोरियल प्लेन होगा। YZ में हमें कोई भी डिस्टेंस y सिलेक्ट करना है, तो सपोज हमने y एक्सिस पर एक पॉइंट B बनाया है y डिस्टेंस पर। अब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो अगर इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो माइनस kp अपॉन y क्यूब बनेगा, जिसमें माइनस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जो कैरेट p से ऑपोजिट जाती है।
तो अगर मैग्नीट्यूड के लिए हम लिख रहे हैं तो माइनस साइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती। अब ये दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में इक्वल प्रोवाइड की है, तो अगर हम पुटअप करें यहां पर, सो 2kp अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू kp अपॉन वाई क्यूब। kp कैंसल हो गया, सो एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू 2। सो x अपॉन वाई करेंगे, क्यूब निकालना है, सामने क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब रूट हो जाएगा। डिवीजन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। सो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 बाई 1। क्यूब रूट ऑफ 2 बाई 1 वो हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 1 का ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिए। एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field having magnitude 2 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. What acceleration of electron is due to this electric field? हमें यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाना है। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए दो पैरेलल प्लेट यूज किए। लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, अपर प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमें प्रोवाइड किया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में क्रिएट होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड की है। अब अगर हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगा। मतलब दोनों प्लेट का जो फोर्स है वो इसके ऊपर डाउनवर्ड ही लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स exerted by electric field is equal to charge of electron multiply by electric field बनेगा। F is equal to Q into E वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अब हमें फोर्स पता चल गया, F is equal to E into E। हमें क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन लिखे तो m into A is equal to E into E। So A is equal to E upon M। अब हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 2 into 10 raised to 4 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 पावर माइनस 31। अब यहां पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में इन्होंने जो 10 पावर दिया हुआ है वो बहुत बड़ी गैप में है, 19, 27, 15, 34। तो अगर हम पावर सिर्फ फाइंड कर ले तो भी आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर अगर हम पावर देखें 10 पावर माइनस 19 प्लस 4 प्लस 31 होगा। सो दिस इज 35। 35 माइनस 20 करेंगे तो वो हो जाएगा 15। यहां पर हमें 19 माइनस करना है तो ये पावर बनना चाहिए 16 और 1.6 इंटू 2 अपॉन 9.1। इसका मतलब आंसर हमारा 10⁻15 वाला होना चाहिए ये नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। और अगर बाय चांस हमें ये क्वेश्चन क्रिएट हो कि यहां पर ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्यों हम इंक्लूड नहीं करते हैं? तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब 10 की मैक्सिमम वैल्यू हुई। तो इस नंबर में 10 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। 25th क्वेश्चन में two large thin metal plates are parallel and close to each other. Their inner faces of plate have surface charge density of same sign and same magnitude. What is electric field in outer region of two plates? तो ये क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और हमें जो सिस्टम प्रोवाइड की है वो टू लार्ज प्लेट प्रोवाइड की है जो मेटालिक है, कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। तो यहां पर हमने दो लार्ज प्लेट को प्लेस किया है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं।
इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने प्रोवाइड की है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज पॉजिटिव 17.7, 10 पावर माइनस 22 हमें दिया हुआ है। अब ये मेटल की प्लेट है, पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए ये चार्जेस जो है वो पूरी मेटल प्लेट पर स्टोर होने की जगह पर वो जितने हो सके उतने दूर जाने की ट्राई करेंगे, इसलिए ये चार्जेस सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस के ऊपर स्टोर हो जाएंगे। अब ये प्लेट के अरेंजमेंट से जो स्पेस है वो 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो बनेगा वो लेफ्ट साइड का पार्ट बनेगा, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट दो प्लेट के बीच का रीजन आएगा, और थर्ड पार्ट जो बनेगा वो हमें आउटर साइड मिलेगा सेकंड प्लेट का, और हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट। तो इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब फॉर्मूला कौन सा सिलेक्ट करें? तो सबसे पहले तो प्लेन और प्लेट दोनों के फील्ड के फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं। अगर हमें कोई प्लेन दिया हो और प्लेन के ऊपर चार्जिंग करते हैं तो प्लेन की थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, इसलिए एक ही चार्ज उसके दोनों सरफेस पर, दोनों साइड पर अपीयर करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर हमें नॉन कंडक्टिंग प्लेट दी है और इसके लिए अगर हम चार्जिंग करते हैं तो इसमें चार्जेस दोनों साइड पर स्टोर किए जा सकते हैं, इसलिए चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी डबल हो जाती है। अगर यहां पर हम कैलकुलेट करें तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 लगेगा। अगर सिंगल मेटल प्लेट है तो भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे केस में ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो यहां पर वैसे तो हमें दी है फाइनाइट थिकनेस वाली मेटल की प्लेट, लेकिन जब दोनों ने रिपल्सन क्रिएट किया तो वो चार्जेस बाउंड्री पर यानी कि एक ही सरफेस पर स्टोर हुए। जब सिंगल सरफेस पर स्टोरेज होता है तो हमें फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 ही यूज करना पड़ेगा। अब ये देख लेते हैं कि फील्ड दोनों ने कितना क्रिएट किया और कौन सी डायरेक्शन में क्रिएट किया। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड होता है, तो यहां से अगर हम राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बनेगा। इस प्लेट का लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आएगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड और आगे यहां पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आएगा। सेकंड प्लेट के लिए हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाली प्लेट का आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बनेगा। यहां पर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बनेगा, और यहां पर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बनेगा। अब यहां पर बीच वाले रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए ये दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर मिडल रीजन में हमें पूछा होता तो आंसर 0 बनता। लेफ्ट और राइट साइड पर अगर हम देखें तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, यहां पर भी सेम डायरेक्शन में है, मतलब वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दिस इज एक्चुअली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा की वैल्यू प्रोवाइड की है 17.7 इंटू 10 पावर माइनस 22 अपॉन एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है। ये दोनों का कैंसलेशन करेंगे तो ऊपर हमें मिलेगा 2, सो 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, सिर्फ आपको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, और जनरली गुडसेट के पेपर में ऑलवेज एटलीस्ट एक डायमेंशनल फॉर्मूला का क्वेश्चन तो होता ही है। यहां पर हमें किसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो इट इज वर्क डन
per unit charge. So it is defined as work upon charge. Now डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का क्या बनेगा? m1 L2 T-2 अपॉन चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें करंट के फॉर्म में चाहिए, इट इज A1 इंटू T1. सो m1 L2 T -2, ये -1 हो जाएगा, सो -3 एंड A -1. तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? हमारा डी ऑप्शन मैच करेगा. इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. 27 क्वेश्चन में हमें एक नेटवर्क प्रोवाइड किया है जिसमें कुछ कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया हुआ है और क्वेश्चन में हमें ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने को बोला है. यहां पर हर एक कैपेसिटर की वैल्यू 3 माइक्रोफेराड प्रोवाइड की है. तो ये सर्किट का नेटवर्क जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है. अगर हम ए और बी पॉइंट के बीच में एक और सपोज डी पॉइंट बना देते हैं तो पहले ए से डी तक का पार्ट सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं और डी से बी तक का पार्ट सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं. अब जब भी हमें कोई भी दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना हो या कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो ऑलवेज वो दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी को अटैच करो जिससे करंट का फ्लो हमें पता चले. ये हमें करंट निकालने के लिए हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं. सपोज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है. करंट ए पॉइंट से जब एंटर होगा, ये जंक्शन है, जंक्शन पर आने के बाद करंट 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है. अगर करंट कभी भी स्प्लिट हो रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो कनेक्शन सीरीज नहीं हो सकता है क्योंकि सीरीज में करंट ऑलवेज सेम रहता है. अब ये चेक करते हैं कि जो करंट यहां से ऊपर से निकला है ये करंट पहले कैपेसिटर को क्रॉस करके वहां से सेकंड कैपेसिटर को क्रॉस करके वापस आएगा. इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों में फ्लो होने वाला करंट सेम रहता है. तो ये दोनों कनेक्टेड हुए सीरीज में. करंट सेम तो कनेक्शन हो गया सीरीज. सिमिलर वे जो करंट यहां से गया है वो इस कैपेसिटर को क्रॉस करके यहां से फ्लो करता हुआ नेक्स्ट कैपेसिटर में जाएगा और फिर वहां से बाहर निकलेगा. तो ये दोनों में भी जो करंट फ्लो करता है वो सेम है, मतलब ये कनेक्शन भी सीरीज कनेक्शन है. अब सीरीज कनेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला है. इसका मतलब कि दो इक्वल कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा. अगर हम इसकी नेक्स्ट फिगर बनाते हैं ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में सिर्फ, तो सेंटर वाला कैपेसिटर C एज इट इज रहेगा. ऊपर वाला जो कैपेसिटर था वो C/2 हो जाएगा. दो C वाले पैरेलल में है, ये C/2 हो गया. नीचे वाला कैपेसिटर जो है वो भी हो जाएगा C/2. अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? तो फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है. पैरेलल में कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2. तो एडिशन करना पड़ेगा हमें. तो इसका फिर से सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हम ड्रॉ करें, यहां पर A पॉइंट और यहां पर D पॉइंट ले लेते हैं, तो ये तीनों का एडिशन करेंगे तो C प्लस C/2 प्लस C/2, ये वैल्यू हो जाएगी 2C. तो ये कैपेसिटर हमारा हो गया 2C का. अब A और D के बीच का पार्ट तो सॉल्व हो गया. अब हम सोचते हैं D से B के बीच में जो नेटवर्क दिया है उसको कैसे सॉल्व करें. तो यहां पर हमारे पास टोटल 5 कैपेसिटर है और अगर हम जंक्शन पॉइंट कंसीडर करें तो हमारे पास दो जंक्शन पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहां पर 3-3 कैपेसिटर कनेक्टेड है. इसका मतलब कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट हो सकती है. ये व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट है तो बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा. तो ये कैपेसिटर और इसका रेशियो C/C करे तो ये दोनों का रेशियो आएगा C/C1.
सिमिलर वे ये दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो भी C अपॉन C करेंगे तो 1 आएगा। रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। सिमिलर वे यहां पर C1 अपॉन C2 और C3 अपॉन C4 ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मतलब सेंट्रल वाले रीजन में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये कैपेसिटर का यहां पर चार्जिंग नहीं होने वाला है। हम इस कैपेसिटर को वहां से निकाल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहां से जाने वाला करंट पहले कैपेसिटर में से होके सेकंड कैपेसिटर में से होके यहां तक पहुंचेगा, मतलब ये दोनों कनेक्टेड हुए सीरीज में और उनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमें मिल जाएगा C/2। ये दोनों कैपेसिटर भी सेम वे सीरीज में कनेक्टेड हुए, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा C/2। ये हमारा बी पॉइंट हुआ। अब C/2 और C/2 कैसे कनेक्टेड हुए, तो ये दोनों कनेक्ट हुए पैरेलल में, इसका एक रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा C। अब ये पूरे नेटवर्क का सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ गया और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर से सीरीज के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2C प्लस 1 अपॉन C बनेगा। तो 2C का एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस यहां पर 2 आएगा, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C/3। C की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3 प्रोवाइड की है, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3, सो फाइनल आंसर इज 2 माइक्रोफेराड। इसका मतलब हमारा ऑप्शन C जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द पेयर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। हमें पोलर मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होती है। तो ये क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव है, हमें डायरेक्टली ऑप्शन पर से आंसर निकालना पड़ेगा। तो हमें यहां पर सबसे पहला मॉलिक्यूल H2O दिया है। अगर हम H2O ड्रॉ करें तो H2O में ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा पार्शियली और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब कि यहां पर जो डाइपोल क्रिएट होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया पोलर। सेकंड हमें दिया है O2। O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयर परफेक्टली मिडल में रहेगी, इसलिए ये मॉलिक्यूल बनेगा नॉन पोलर। थर्ड हमें दिया है HCl। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है वो Cl की साइड पर शिफ्ट होती है, जिससे Cl नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव बनता है। तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल हुआ। एक और हमें दिया है H2। H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जब दोनों साइड के एटम सिमिलर हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलवेज बीच में रहेगी, इसका मतलब ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। तो पोलर मॉलिक्यूल की पेयर देखें तो एक H2O आएगा, एक HCl आएगा। H2O और HCl हमें ऑप्शन नंबर C में दिए हुए हैं, so C is correct answer. Now question number 29. 29th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दी है जिसमें दो बैटरीज कनेक्ट की है, 500 ओम रेजिस्टेंस दिया है, एक R ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और गैल्वेनोमीटर अटैच किया है। फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हमें ये R की वैल्यू को फाइंड करना है सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन फॉर सर्किट। अब यहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट जीरो है। गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो गया, मतलब ये वाली ब्रांच में से जाने वाला करंट जो है वो जीरो हो गया। इस पूरी ब्रांच में कोई करंट फ्लो
नहीं हो रहा है। तो अगर हम करंट के फ्लो की डायरेक्शन सोचे तो 12 वोल्ट की बैटरी में से सपोज आई करंट निकला है, तो वो आई करंट 500 ओम में से क्रॉस करके ये जंक्शन पर से इस डायरेक्शन में करंट नहीं जाएगा, वो पूरा करंट डायरेक्टली यहां पर फ्लो करेगा सेम आई करंट, और वो आई करंट बैटरी में वापस आ जाएगा। अब अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बैटरी के दो एंड के बीच में जितना पोटेंशियल का डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस ये दोनों पॉइंट के बीच में होना चाहिए। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का होगा। अब करंट 500 ओम और आर दोनों में सेम रहता है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में वोल्टेज ऐड होते हैं, टोटल वोल्ट 12 वोल्ट था, यहां पर सपोज ड्रॉप हुआ है V1 जितना, तो V1 प्लस यहां पर ड्रॉप हुआ है 2 वोल्ट, सो V1 हमारे पास आएगा 10 वोल्ट। तो अब हमें पता चल गया कि यहां पर 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, यहां पर 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। सीरीज कनेक्शन के लिए करंट कांस्टेंट होता है, तो I इन फर्स्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I इन सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा, सो V1 अपॉन R1 शुड बी इक्वल टू V2 अपॉन R2 आएगा। V1 कितना मिला हमें 10 अपॉन R1 है 500, V2 सेकंड वाले के लिए 2 वोल्ट मिला और R2 हमें फाइंड करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 विच इज 100 ओम, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 100 ओम, सो ए इज करेक्ट आंसर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इन 30th क्वेश्चन, in following figure 2 ampere current is passing through a conducting wire, radius of cross section of wire at point A is 3r and point B it is r, find the ratio of drift velocity at point A and point B। velocity at point A upon velocity of point B हमें फाइंड करना है। तो हमें यहां पर एक कंडक्टिंग वायर दिया है जिसमें से 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, यहां पर इसका एरिया ज्यादा होगा, यहां पर एरिया कम होगा। तो अगर हम करंट की बात करें तो यहां से जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट यहां से बाहर निकलेगा, इसका मतलब दोनों क्रॉस सेक्शन के लिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी। अब हमें कैलकुलेट करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू NEVD, वेयर VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N नंबर डेंसिटी, ये कंडक्टर के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी नंबर डेंसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, एंड E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि VD जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू J बनेगा। अब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A होता है, और यहां पर दोनों क्रॉस सेक्शन के लिए करंट की वैल्यू तो सेम है, मतलब करंट डेंसिटी J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A हमें मिला। A का फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर, सो J इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई इज अगेन कांस्टेंट, सो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आया। अब ये रिलेशन और ये रिलेशन को अगर हम कोरिलेट कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू, J की जगह पर 1 अपॉन R स्क्वायर लगा देते हैं, तो हमारे पास रेडियस का वेलोसिटी के साथ रिलेशन आ गया। अब VA अपॉन VB करना है, सो VA अपॉन VB करेंगे तो यहां पर रिलेशन इनवर्स का है, इसलिए RB ऊपर आएगा RA डिवीजन में और स्क्वायर का रिलेशन एज इट इज रहेगा। RB की वैल्यू कितनी प्रोवाइड की है हमें, तो R जितनी, और RA कितना प्रोवाइड किया है 3R जितना, इसका स्क्वायर है। R कैंसिल हो गया, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा,
सो VA अपॉन VB इज इक्वल टू 1/9 होना चाहिए। ये रेशियो हमारा आंसर बनेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।